हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी में नेक्स्ट जो चैप्टर है लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। इसके पहले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, डब्ल्यूएसएम क्या होता है, एलएसएम क्या होता है, बेसिकली मतलब कि बेसिक चीज़ देखी। वहाँ पे हमने सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शन के बारे में देखा, डबली रेनफोर्स सेक्शन के बारे में देखा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और फिर बैलेंस सेक्शन। ये सब चीज़ें क्या होती है इनके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर जो भी था उसके बारे में उसमें डिस्कस किया था। तो अगर अभी तक आप सभी ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से उस लेक्चर को देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है। चूँकि मैराथन सेशन चल रहा है तो मैराथन सेशन में ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं एलएसएम से शुरू करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, आरसीसी। ठीक है, हम आरसीसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपके बारे में आप सभी को आरसीसी के बारे में बताया था। ठीक है, आरसीसी क्या होता है इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था और फिर हमने वहाँ पे 3 प्रकार के मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। एक डब्ल्यूएसएम मेथड, दूसरा अल्टीमेट लिमिट स्टेट मेथड, अल्टीमेट जो स्ट्रेस मेथड है, और फिर नेक्स्ट हमने बात किया था वो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात किया था। तो अल्टीमेट जो स्ट्रेस मेथड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है और जो डब्ल्यूएसएम था मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड जो होता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड जो होता है उसी का एक सुधरा रूप होता है लिमिट स्टेट मेथड। तो आज हम इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड जिसको हम एलएसएम बोलते हैं। ठीक है, अब एलएसएम जो होता है, ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड होता है उसका एक सुधरा हुआ रूप होता है, मतलब कि उसको मॉडिफाई करके क्या किया गया, लिमिट स्टेट मेथड बनाया गया। जो डब्ल्यूएसएम मेथड था उससे क्या कहते हैं, हम कोई डिजाइन कर रहे थे, कोई सेक्शन डिजाइन कर रहे थे तो वो बहुत हैवी बन जा रहा था, इसलिए हमने क्या किया फिर लिमिट स्टेट मेथड को खोजा और उसके बेसिस पे क्या किया हमने फिर सेक्शन को डिजाइन करना शुरू किया। जो भी आरसीसी सेक्शन होता है उसको डिजाइन करना हमने शुरू किया। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है किसी इंजीनियरिंग संरचना की जो फेल होने से पूर्व तक इसकी सुरक्षा तथा सेवा योग्यता मतलब जो सर्विसिबिलिटी होती है, ठीक है, सेफ्टी और सर्विसिबिलिटी जो होती है इसकी स्वीकार्य अवस्था को क्या बोल देते हैं हम, लिमिट स्टेट मेथड बोल देते हैं। जो कि फेल होने से पहले जो उसकी सर्विसिबिलिटी होती है, जो उसकी सेफ्टी होती है उसी को लिमिट स्टेट बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, अब जब हम लिमिट स्टेट मेथड को डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात का ध्यान रखते हैं, 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा बात करते हैं हम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, इन 2 बातों का हम ध्यान रखते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ क्या होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है। जब हम कोई भी सेक्शन डिजाइन करते हैं एलएसएम द्वारा तो उसमें इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं। इन दोनों बातों को क्या करते हैं, आधार बनाते हैं। आधार बनाने का इनको बेस मानते हुए क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं। तो इन दोनों में जो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, जो बेसिकली लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, इसमें हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, इसमें बेंडिंग की बात करते हैं, हम बेंडिंग की बात करते हैं, इसमें हम कंप्रेशन की बात करते हैं, किसकी, कंप्रेशन की बात करते हैं, इसमें हम और किसकी बात करते हैं, इसमें शियर और टॉर्जन की बात करते हैं। ठीक है, शियर की बात करते हैं, इसमें हम टॉर्जन की बात करते हैं एंड अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड अदर्स बोल सकते हैं।
ठीक है, अदर टाइप ऑफ फोर्सेस। लेकिन जो सर्विसबिलिटी होता है, सर्विसबिलिटी में हम क्या बात करते हैं कि डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, कोरोजन हो गया, एब्रेजन, इन सब के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, और बोल सकते हैं कि एब्रेजन हो गया, कोरोजन हो गया। क्या कहते हैं इसमें जो था टाइप, जो जितने प्रकार के फोर्सेस होते हैं ना, एंड अदर टाइप्स ऑफ फोर्सेस बोल सकते हैं। जो इसमें बात करते हैं लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या होता है फोर्सेस होते हैं, उसमें हम फोर्स के बारे में बात करते हैं। जबकि क्या होता है लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी जो होती है, इसमें हम डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैकिंग हो गया, एब्रेजन हो गया, कोरोजन हो गया, इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मतलब कि बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन। जब हम लिमिट स्टेट डिजाइन को मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड से कोई टेंशन मतलब कि क्या होता है, कोई मेथड डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी आती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब हमने आपको बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो वही जो होता है किसी पदार्थ की जो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेंथ होता है, उसका मान क्या होता है कि जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल का 90% जो होता है सैंपल, अगर वो उसी वैल्यू पे लाई करता है, जिस वैल्यू के जैसे M25 ग्रेड का हम कंक्रीट ले रहे हैं, हम यहाँ पे कंक्रीट की बात करते हैं, अगर 100 सैंपल हम लेते हैं, 100 सैंपल हम लेते क्या है, तो इसका 95% इससे मैच होना चाहिए, 5% केवल फेल होना चाहिए। 5% से ज़्यादा अगर फेल होता है तो हम फिर से सैंपल बनाते हैं। मतलब कि वह स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ पर 5% जो सैंपल होते हैं, जांच सैंपल होते हैं, वो नहीं होते हैं, 5% ज़्यादा फेल नहीं होते हैं, वो हमारे का जो वो स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, ये होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेंथ है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? अब देखिए कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको कंक्रीट की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है उसको FCK से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो स्टील की होती है उसको FY से प्रदर्शित करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, अब आता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या बात की थी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब हम WSM बात करें तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें, तो यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। ठीक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, अब ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं गामा से डिनोट करते हैं, किसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है पार्शियल जब फैक्टर सेफ्टर, वहाँ पर हमने बात की थी, एक कंक्रीट के बारे में बात की थी पार्शियल फैक्टर मतलब कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक तो हमने जब WSM में बात करी तो वहाँ पे कंक्रीट के बारे में बात की थी, और दूसरा हमने किसके बारे में बात किया था, दूसरा हमने बात किया था कि स्टील के बारे में। वहाँ पे हमने देखा था कि जो कंक्रीट के बारे में था वो कंक्रीट के लिए 3 था, जबकि स्टील के लिए 1.78 लिया गया था। ठीक है, इसको कहीं पे 1.8 भी ले लेते हैं तो आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, वैसे जनरली 1.78 ले जाता है। वैसे इससे हम यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना दिया जाता है, गामा M। ठीक है, मटेरियल गामा M से मटेरियल की जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो गामा M से प्रदर्शित करते हैं। और अगर कंक्रीट की देखते हैं तो ये C हो जाएगा। तो कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं, 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं, और स्टील के लिए कितना लेते हैं, ये लेते हैं 1.15। ये दोनों वैल्यू आप याद रखिए, क्योंकि जब भी आप RCC पढ़ेंगे, चाहे आप यहाँ पे पढ़ते हैं चाहे आप कहीं और भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला, चाहे आप JEE की तैयारी करते हैं, चाहे AE की तैयारी करने जाएंगे, चाहे आप BTech करने जाएंगे, ये चीज़ जरूर काम आएगी। RCC बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हो जाता है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है RCC। ठीक है, चूँकि ये न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, इसमें थ्योरी कम होती है, न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है, फार्मूला ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। ठीक है, ये क्या होगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हो गया। अब ये आपको समझ में आ रहा है गामा MC क्या है, गामा MS क्या है। ठीक है, आपकी समझ में आपको आ रहा होगा। ये हो गया कंक्रीट की आंशिक सुरक्षा गुणांक, और ये हो गया स्टील का आंतरिक सुरक्षा गुणांक, या फिर इस्पात का आंतरिक सुरक्षा गुणांक बोल सकते हैं। आंतरिक नहीं, आंशिक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक।
अब हम बात करते हैं डिजाइन लोड की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? डिजाइन लोड। अब डिजाइन लोड क्या होता है? डिजाइन लोड मतलब अभिकल्पन भार या फिर डिजाइन लोड, इसी को हम फैक्टर्ड लोड भी बोल देते हैं। क्या? फैक्टर्ड लोड। अब फैक्टर्ड लोड क्या होता है? इसको एफडी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफडी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? एफ अपॉन में क्या होता है कि जो ये होता है, जो फैक्टर लोड होता है, वो फैक्टर लोड क्या होता है? डिजाइन लोड क्या होता है? जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर पे, उस पर जितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी में लगा देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है फिर उसके बाद डिजाइन लोड या फिर फैक्टर लोड कहलाता है। जिस लोड के लिए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, वही हमारा क्या डिजाइन लोड कहलाता है। तो जो स्ट्रेंथ, जो लोड आ रही होती है, उस पर क्या कहते हैं? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? डिजाइन लोड कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये हो गया डिजाइन लोड, इसको हम डिजाइन लोड बोल सकते हैं। ये क्या होगा? ये जो एफ हमारा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है। क्या? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये होता है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आईएस कोड जो हमारे यूज करते हैं, यहाँ पे आरसीसी के जो आईएस कोड यूज करते हैं, वो 456-2000 यूज करते हैं। ठीक है, 456-2000 यूज करते हैं। तो आईएस कोड के अनुसार क्या होता है? ठीक है, जो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य होती है, जो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य, जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जो कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य होता है, वो डिजाइन के लिए कितना लिया जाता है? वो एफसीके का कितना? वो एफसीके का 6.7, मतलब कि 6.7 गुना लिया जाता है। ठीक है, कितना लिया जाता है? 6.7 गुना लिया जाता है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ठीक है, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमें ज्ञात करना हो कि एफसीके किसके लिए, डिजाइन के लिए ज्ञात करना है, ठीक है, कंक्रीट की अभिकल्प सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कितना देगा? 0.67। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप नोट कीजिएगा। आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंग जो एफटी लिया जाता है, वो 0.67 एफसी के लिया जाता है। अब अगर कंक्रीट के लिए, कंक्रीट के लिए कितना हो जाएगा? डिजाइन लोड, डिजाइन लोड यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है, एफ सी के डी, ठीक है, कितना? एफ सी के डी कितना हो जाएगा? एफ के स्थान पे ये कितना हो जाएगा? 0.67 एफ सी के, और इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना था कंक्रीट का? 1.5। अब ये भी जो भी आएगा आप सॉल्व करके लिख लीजिए, ठीक है। ये वैसे आता है 0.446 एफ सी के। और अगर स्टील के लिए याद करते हैं, एफ सी एस 0.67 एफ सी के अपॉन 1.15, तो ये कितना निकल के आता है? ये 0.87, सॉरी, ये एफ वाई हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, सॉरी, स्टील के लिए वही होता है, ठीक है, स्टील के लिए उसके बराबर लिया जाता है। जो स्टील के लिए होता है वो
जो लोड लिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जबकि कंप्रेशन स्ट्रेंथ के लिए जो कंक्रीट का कंप्रेशन स्ट्रेंथ, चूंकि कंक्रीट का होता है कंप्रेशन में मजबूत होता है और जो टेंशन में होता है वो मजबूत नहीं होता। टेंशन में उसके जो स्ट्रेंथ होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये हमारा एजम्पशंस कहलाता है, एजम्पशंस होता है, ठीक है। तो जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट के लिए वो 0.67 FC के जितना आता है उसका 0.67 गुना लेते हैं। तो इसलिए 0.67 यहाँ पे हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। और कंक्रीट के लिए क्या होता है, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसलिए FY डिवाइडेड बाई 1.15, तो ये कितना आता है 0.87 FY के बराबर आता है। ये दोनों स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप याद रखिएगा। ये आपका यूज किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली जो आप फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब डिजाइन या फिर फैक्टर लोड, सॉरी ये स्ट्रेंथ, सॉरी ये स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पे, डिजाइन स्ट्रेंथ ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, फैक्टर लोड की बात कर लेते हैं। और अगर फैक्टर लोड कितना हो जाएगा, ठीक है। लोड क्या होता है, लोड हमारा होता है, फैक्टर लोड बराबर होता है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फैक्टर्ड लोड, किसकी बात करते हैं, फैक्टर्ड लोड की बात करते हैं। तो फैक्टर लोड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल FD, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल FD, यहाँ पे कैपिटल FD। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल F इंटू गामा M, ठीक है। तो ये कितना, ये क्या होता है, ये तो फैक्टर लोड हो गया, ये क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा, कैरेक्टरिस्टिक लोड होगा, और ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होगा गामा M, मटेरियल का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका सभी का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ये आप सभी पढ़ लीजिएगा, जो नोट्स आप सभी को प्रोवाइड है उस नोट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर हम डिस्कस करेंगे, चलिए एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो LSM पढ़ना, तो LSM में फॉर्मूले बड़े बड़े हैं, इसलिए आप फार्मूलों को याद कीजिएगा। जो कैपेसिटी है वो अपनी बना के रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में जो होते हैं यहाँ पे डिजाइन के लिए आप सभी से पूछा जाएगा, तो डिजाइन में आप सभी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कभी कभी स्टेप्स पूछा जाता है, डिजाइन स्टेप्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल आप सभी को दे दिया जाता है कि ये जैसे कि सिंगली रेनफोर्स्ड जो बीम है उसको डिजाइन कीजिए। तो आपको स्टेप जब पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, तभी आपको क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक है डिजाइन करने का, क्या है, ये बेसिक है। बेसिक अगर आप सभी को पता होगा तो ही आप क्या करते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। नहीं तो बहुत लोगों की क्या होती है, बैक लग जाती है। तो इसलिए आप लोग संभल के थोड़ा चलिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कंक्रीट का जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, ठीक है। ऑफ कंक्रीट, अगर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारी बेस लाइन में। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ क्या होता है, इस तरह से बनता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, इस पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और ये हमारा क्या, इधर क्या होता है, स्ट्रेन हो जाता है। अब क्या होता है कि तीन हमारा क्या होता है, स्ट्रेस। अगर हम देखिए, अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, जो मिनिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ठीक, जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम कितना 0.002, और ये मैक्सिमम क्या होता है 0.00035, ठीक है। क्या होता है 0.0035, क्या होता है 0035। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट,
और आप सभी को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। अब सही हिसाब से को दिख रहा होगा यूं पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चीज़ें होती हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये हमारा FCK होता है क्या, यही ये करो, ये हमारा FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो हमारी लाइन होती है। अब ये जो दूसरी लाइन हमारी है, ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, ये 0.67 FCK होता है और ये 0.44 FCK होता है, ठीक है। कितना, सॉरी 0.446 अभी हमने याद किया था ना, तो वही हमारा क्या होता है पॉइंट, ये डिजाइन कर्व कहलाता है। ये क्या होता है, डिजाइन कर्व होता है। और सेम इधर भी ऐसे ही हम लिख देते हैं, ठीक है। ये FCK होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस होता है, ये 0.67 होता है FCK और ये 0.446 FCK। ये हमारा क्या होता है, ये तीनों क्या होता है, यहाँ पे पैराबोला होता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, कर्व नंबर 3। अब कर्व नंबर 1 क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पे कंक्रीट की जो घन के लिए जो आदर्शीकृत मतलब कि आइडियल कर्व है, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, जो घन की सामर्थ्य होती है, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, वो ये आइडियल कर्व, पहला क्या है, ये आइडियल कर्व है। दूसरा क्या है, संरचना की कंक्रीट के लिए आदर्शित मतलब कि ये क्या होता है, क्यूब स्ट्रेंथ पे क्या होता है, ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। क्या होती है, कंक्रीट की जो आइडियल स्ट्रेंथ होती है उस पर जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद। और नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि डिजाइन कर्व, ये हमारा क्या कहलाता है, डिजाइन कर्व कहलाता है, ठीक। तो ये बेसिकली रही आप सभी का स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ये आप सभी इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप सभी के आने के चांसेस होते हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है, हमारा स्टील का होता है, तो स्टील भी क्या होता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। आप देख लीजिए, .87 FY हो जाता है ये, और ये FI प्रदर्शित करता है, ठीक है। इधर स्ट्रेन हो गया, सॉरी स्ट्रेस हो गया, और इधर स्ट्रेन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है, सॉरी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है किसका, कंक्रीट का। तो आप लोग परेशान मत होइए, ये ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये डिजाइन कर्व है। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाने के बाद है, ये भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाने के बाद है, ये दोनों कर्व आप याद रखिए, ठीक है। ये कंक्रीट का हो गया, वो स्टील का हो गया। अब हम बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में, ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है फ्लेक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ एजम्पशंस है, उन एजम्पशंस को आप सभी को रीड करना होगा, आप सभी को पढ़ना होगा, जिससे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में आते हैं। तो वो एजम्पशंस आप सभी को अगर पढ़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कीजिए और वहाँ से उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। एजम्पशंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को एजम्पशंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि पहला एजम्पशंस क्या है, जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा था कि जो प्लेन जो सेक्शन होता है वो अगर बेंडिंग से पहले प्लेन है तो बेंडिंग के बाद भी क्या होगा, वो प्लेन होगा। ये पहला जंक्शन होगा। दूसरा जंक्शन क्या है, जो कंक्रीट हमारा होता है, ये हमारा क्या किया था, हमने सेक्शन बनाया था, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गए थे, हमने न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात किया था, ठीक है। जो यहाँ पे क्या होता है, इस सेक्शन को क्या कर दिया जाता है, मान लिया जाता है कि यहाँ पे कंप्रेशन लोड नहीं लग रहा, मतलब कि यहाँ पे कंक्रीट नहीं पड़ी हुई है, इसको मान लिया जाता है। मतलब कि क्या होता है कि जो कंक्रीट की तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया जाता, जो कंक्रीट की क्या होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को निगलेक्ट कर दिया जाता है, जीरो मान लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी एजम्पशंस है उसमें मान लिया जाता है कि कंक्रीट का जो
जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 0 हो जाती है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, जो बेंडिंग में कंक्रीट के सबसे ऊपरी, ठीक है, संपीड़न रेशे में सभी ग्रेड की कंक्रीट के लिए अधिकतम विकृति कितना रह जाता है। ठीक है। अब इसको अगर बेंड कर रहे हैं, बेंड करने के बाद इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, ठीक है, इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। और सबसे ज़्यादा कितना आता है, यहाँ पे स्ट्रेन कितना आता है, मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है 0.0035 होता है। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आता है, तो वो 0.0035 बेंडिंग में ही आता है। किस में, बेंडिंग में 0.0035 ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन निकल के आता है। ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि खंड के तनन प्रबलन में जो हमारा टेंसाइल रेनफोर्समेंट है, इसमें विफलता के समय अधिकतम जो मैक्सिमम स्ट्रेन वो कितना आता है। अब अगर इसमें बात करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेन आता है, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा Fy/1.15 कितना आता है 1.15 ES प्लस 0.002। ये मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ पे आता है, जो टेंसाइल जोन हमारा था, जो टेंशन जो रेनफोर्समेंट लगा वो इस पे कितना आता है, जो मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा वो Fy/1.15 ES प्लस में 0.002 और मैक्सिमम जो बेंडिंग में आता है कंप्रेशन जोन में वो हमारा 0.0035 ये निकल के आता है। ये एजम्पशंस है। ठीक है। एजम्पशन मतलब ये फिक्स वैल्यू है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा इस तरह से लिख सकते हैं कि 0.87 Fy और डिवाइड में ES प्लस 0.002। ये जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यूज करने के लिए आएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है। इस फॉर्मूले से चाहे इस फॉर्मूले से आप डायरेक्टली निकाल लेंगे तो आप सभी को ईजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या एजम्पशन होता है, नेक्स्ट एजम्पशन है कि खंड की जो विफलता होती है, जो फेलियर होता है, उसके तक कंक्रीट और इस्पात में अविलोक पूर्ण होता है। जो बॉन्डिंग होती है वो पूर्ण मतलब कि अच्छी बॉन्डिंग होती है, पूरी बॉन्डिंग उसमें होती है। ठीक है। तो ये रहा, बाकी आंशिक पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लिया जाता है वो आप सभी को दोनों में बता दिया गया। ये इसके क्या हुई, एजम्पशंस हो गए। अब अगर हमको डिजाइन करना, कोई शियर ब्लॉक डिजाइन करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। ये लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में हो गई कि क्या क्या वैल्यू लिए जाते हैं। ठीक है। अब हमको कोई शियर ब्लॉक पर डिजाइन करना है। ठीक है। क्या करना है, कोई शियर ब्लॉक हमको डिजाइन करना है कि डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, क्या डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, इससे क्वेश्चंस आते हैं। डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। अब ध्यान दीजिएगा, इसके लिए सबसे पहले एक कोई सेक्शन ले लेते हैं। ये क्या होता है, सेक्शन को थोड़ा छोटा बनाना चूँकि लिखना भी है, जिसकी चौड़ाई B हो गई, टोटल गहराई कैपिटल D हो गई। ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। ये होगा क्या, न्यूट्रल एक्सिस। और इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया, ये स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ हो गया। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, आयुब कि आपको सबको पता होगा कि टॉप फाइबर से लेके रेनफोर्समेंट के सीजी तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। क्या होती है, इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। ठीक है। ये हो गया, ये हमारे एरिया ऑफ स्टील इसका हो जाएगा AST। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, AST बोल देते हैं। अब इसका क्या करते हैं हम, स्ट्रेस डायग्राम और अगर स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये तो हमारा सेक्शन हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये एक्सिस होता है, मतलब कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसका
ठीक है। ये क्या होगा, इसका स्ट्रेन डायग्राम, ये क्या है, इसका स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा वो स्टील सेक्शन का जो है, स्टील में कितना स्ट्रेन आ रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और एप्सिलॉन SU, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया एप्सिलॉन SU, और ये हो गया CU, ठीक है। एक सेकंड, CU है या है, इसको हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, ये CU है, ये CU है, और यहाँ पे इसका जो CG होगा, CG यहाँ पे भी तो स्ट्रेन आएगा कुछ, तो इसको हम किससे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन CC। अब ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आया था, हमने आपको बताया था 0.0035, मिनिमम कितना था 0.002, यहाँ पे कितना था Fy/1.15 ES प्लस 0.002, ठीक है। ये था, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेन डायग्राम हो गया, ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेन डायग्राम। अब ये डिस्टेंस, ये जो होगा न्यूट्रल एक्सिस ऐसे जाएगा, ये जो डिस्टेंस टोटल कितनी डिस्टेंस है, ये हमारा XU हो गया। अगर इसको ये X1, ये X2, ये होगा हमारा स्ट्रेन डायग्राम। अगर हम स्ट्रेस डायग्राम इसी का बनाते हैं तो इसका स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है, वो कुछ पैराबोला बनता है। कैसे, क्या होता है, कुछ इस तरह से क्या होता है, सॉरी, ठीक, कुछ इस तरह से क्या होता है, इसका स्ट्रेस डायग्राम बनता है। अब स्ट्रेस डायग्राम T, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेस डायग्राम। अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस कितना होगा, टेंशन जोन में स्ट्रेस कितना होगा, और कंप्रेशन जोन में कितना होगा, और टेंशन जोन में कितना होगा। अगर स्ट्रेस निकालते हैं तो स्ट्रेस हमारा जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस हो जाएगा वो 0.67 FCK डिवाइडेड बाई 1.5, जो भी आया 0.446 FCK शायद आया था, तो वो वहाँ पे इतना स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। और जो नीचे लगेगा, ठीक है, नीचे पॉइंट चूंकि स्ट्रेस की बात कर रहे थे, ध्यान दीजिए, ये तो हमारा लोड आया था, कितना, ये लोड आया था। अब लोड में क्या करेंगे, हम एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। लोड आया था, लोड में क्या करेंगे, एरिया से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो एरिया कितना होगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। और इसका जो ये CG होगा, अगर ये इस तरफ लग रहा है तो ये जो C इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, वहाँ पे कितना स्ट्रेस होगा, ये जो CU होगा 0.36 FCK, ये और ये इसका जो CG काम करेगा वो CG टॉप फाइबर से 0.43 XU पे काम करेगा, 0.43 XU। तो ये कितना हो जाएगा, 0.57 XU, टोटल XU है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, FCK XU इंटू B, ये क्या हो जाएगा, CU हो जाएगा, और TU कितना हो जाएगा, 0.87 FCK, सॉरी FYAST, ये हमारा क्या हो जाएगा, TU की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। एक सेकेंड, और ये Y बार हमारा क्या रहता है, क्या होता है,
वाई बार की वैल्यू कितने थे 0.42, ठीक है, कितना था 0.42 XU, 0.42 वाई बार 0.42 XU। ये सारी वैल्यूज पूछी जाती है इसलिए दिखा रहे हैं। और ये क्या होता है हमारा लीवर आर्म होता है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, ये क्या होता है लीवर आर्म होता है। तो जेड बराबर, जेड से बता सकते हैं लीवर आर्म कितना हमारा हो जाएगा, लीवर आर्म D माइनस वाई बार, ये हमारा लीवर आर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये आप ही याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक की, ये स्ट्रेस डायग्राम, ये स्ट्रेस डायग्राम, और ये क्या होगा हमारा सेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज है स्टैंडर्ड जो कि कोड में बताया गया है, इसको आपको ऐसे एज इट इज़ नोट करना है, ठीक है। अब हम एक एक स्टेप की बात करते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, जो स्ट्रेस ब्लॉक है, इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया हमको ज्ञात करना है। तो इस स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये पैराबोला दिख रहा है, तो इन दोनों का निकाल कर मतलब हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने CU पहले ही निकाल के रख लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना हो जाएगा 0.36 FCK XU इंटू B, ये निकालेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, कंक्रीट में कुल संपीड़न बल कितना आ रहा है, ठीक है। कंक्रीट में जो है वो कुल संपीड़न बल कितना आ रहा है, तो सॉरी ये हो गया एरिया, ठीक है। क्या होगा, ये एरिया होगा। अब कंक्रीट में कुल संपीड़न बल कितना हो जाएगा, टोटल कंप्रेशन फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना हो जाएगा, तो 36 FCK XU मल्टीप्लाइड बाई B, ये हमारा क्या हो गया जो फोर्स हो गया, ठीक है। अब फोर्स हमको निकालिए, तो अब जो टेंसाइल फोर्स है, अब इसमें कितना आएगा, ठीक है, टेंशन जोन में, ठीक है, टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में दिख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, बाकी नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएगा कैसे कैसे क्या चीज़ फाइंड आउट करके हम स्टेप लिख रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज को लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट हम क्या ज्ञात करेंगे, XU, वो XU कहाँ पे होगा, XU की वैल्यू हम कैसे कहते हैं कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी, जो XU की वैल्यू है वो हम ज्ञात करेंगे कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, चाहे जैसे किसी भी हाल में आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 0.87 FYB, सॉरी AST है, 0.87 FYAST अपॉन में 36 FCKB। ये कहाँ से है, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दीजिए आप इक्वल कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वल कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा XU की वैल्यू, ठीक है। ये आपको चाहे जैसे याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, FY क्या है, FY आप सभी का होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, FCK क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, B क्या है विड्थ ऑफ सेक्शन, AST क्या है एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप, अब ये तो न्यूट्रल एक्सिस है। अब मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी हो सकती है, XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। XU मैक्स की वैल्यू क्या कर सकते हैं, या फिर XU लिमिट बोल सकते हैं, ठीक है। XU मैक्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम XU की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 700D अपॉन में 1100 प्लस 0.87 FY। ये फॉर्मूला बाई हार्ट आप सभी को याद करना है, ठीक है। दिल से ये फॉर्मूला याद कीजिएगा,
ये फार्मूला कहाँ कहाँ काम आएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो भी आप सभी को समझ में आएगा कहाँ कहाँ ये फार्मूला आप सभी का काम आने वाला है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अब जो ये क्या होता है, FY स्टील की ग्रेड पर क्या होता है, जो एक्सियम मैक्स की जो वैल्यू होती है वो स्टील के ग्रेड पर डिपेंड करती है, ठीक है। कभी कभी इसकी डायरेक्ट वैल्यूज भी पूछी जाती है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एक चार्ट अगर हम बना देते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इस वैल्यू को आप एक्सियम मैक्सिमम की वैल्यू आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे आप स्टील का ग्रेड लिखेंगे, स्टील ग्रेड और एक्सियम मैक्स। अगर आप इसको लिखेंगे ना Fe 250, Fe 415 और Fe 500, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डी ये किसका है, स्टील का है। FY क्या है, ये स्टील का जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो 250 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो 250 हम क्या करेंगे यहाँ पे रखेंगे जब वैल्यू, तो एक्सियम मैक्स कितना आएगा, ये निकल के आएगा 0.53D, ठीक है। जब 4 और 5 रखेंगे तो 0.48D। ये डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है, आप ये डायरेक्टली वैल्यू भी याद कर सकते हैं। ये डायरेक्टली वैल्यू भी आपसे इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ जाते हैं, ठीक है। और अगर 500 रखते हैं 0.46D, ये आप सभी का निकल के आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतना याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद रखिएगा आप, ठीक है। ऐसे आपका अब लीवर आर्म अगर निकालते हैं, ठीक है, चलिए लीवर आर्म निकालते हैं। लीवर आर्म हमने क्या बताया आप सबको, D माइनस वाई बार। तो वाई बार ज्ञात करेंगे आप, D हम वैसे का वैसे रहने देंगे, वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वाई बार की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे वाई बार हमारे पास कितना है, वाई बार हमारे पास निकल के आया 0.42 XU। अब 0.42 XU में क्या करेंगे, देखते हैं, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। Z बराबर D माइनस 0.42 XU हो जाएगा, ठीक, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं। तो अब XU बराबर हमारे पास क्या है, XU 0.87 FY AST अपॉन में 0.36 FCKB, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका पूरा मान अगर ज्ञात करेंगे, इसका पूरा मान ज्ञात करेंगे तो डायरेक्टली वो कितना निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, Z बराबर डायरेक्टली हमारे पास निकल के आएगा D माइनस FY AST अपॉन में FCKB। ये हमारे पास D का फार्मूला निकल के आता है, बड़ा वाला फार्मूला, ठीक है। XU का अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो ये इतना फार्मूला आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसी में रखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको XU नहीं पता है तो आप इन सबको क्या करेंगे, फार्मूला में रखेंगे, तब आप सभी को ये पता चलेगा, ठीक है। तो आप इतना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना तो हमने कर लिया, क्या क्या चीज़ निकाल, देखिए डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी सेक्शन है जो ब्लॉक पैरामीटर उसको हम डिजाइन करें, तो डिजाइन करने में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक याद करेंगे, फिर कंप्रेशन फोर्स, फिर टेंसाइल फोर्स, फिर न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस याद करेंगे, एक्सियो और एक्सियो मैक्स, एक्सियो लिमिट भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या याद करेंगे, लीवर आर्म याद करेंगे। लीवर आर्म याद करने के बाद क्या करेंगे, कितना स्टील हम इसमें डालेंगे, कितना स्टील अब हम इसमें डाल दें कि ये क्या हो, बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो, बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, मतलब कि फेल्यूर ना देखने को मिले। तो वो अगर देखते हैं, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील अगर ज्ञात करते हैं, पीटी लिमिट जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, अधिकतम कितना हो सकता है, पीटी लिमिट ये 0.414 FCK प्लस XU मैक्स और अपॉन में FYD,
इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम, परसेंटेज ऑफ स्टील याद कर सकते हैं। ये लिमिट स्टेट मेथड है, इसलिए थोड़ा सा आपको हार्ड डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये चीज़ें आप सभी को याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अब हमने स्ट्रेस याद कर लिया, परसेंटेज ऑफ स्टील याद कर लिया, फोर्स याद कर लिया, कितनी क्या चीज़ें आ रही है, और लीवर आर्म याद कर लिया, सब कुछ चीज़ हमने याद कर ली। अब उस पर कितना मैक्सिमम मोमेंट आ सकता है, ठीक है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं, वो कितना होगा उसकी बात कर लेते चलिए। अब देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हमारा जो मोमेंट होता है सेम उसी तरह से क्या करना है हमको, ये भी याद करना है, ठीक है। अब वहाँ पे हमने आपको बताया था कि बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो होंगी। वहाँ पे हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बेसिस पे डिफाइन किया था। यहाँ पे हम एक्सयू और एक्सयू मैक्स के बिहाफ पे क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MOR, ये कितना होगा सबसे पहले किसके लिए, अब बात करते हैं सबसे पहले अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या होता है, एक्सयू हमारा एक्सयू मैक्स से छोटा होना चाहिए, एक्सयू हमारा एक्सयू मैक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तब सेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। या बोल सकते हैं हम PT सेक्शन होना छोटा होना चाहिए, PT जो लिमिट है इससे छोटा होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, वो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला हमारे पास होता है, इसके लिए फार्मूला हमारे पास जो निकल के आता है वो 0.47 FY/AST ब्रैकेट में D माइनस लीवर आर्म लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या लीवर आर्म हमने कितना निकाला था, D माइनस FY/AST अपॉन में FCK इंटू B। ये इतना क्या होगा, हमारा फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया, देखिए ये टेंसाइल फोर्स यहाँ पे गया है, टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। ऐसे सेम क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं कंप्रेशन फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये भी लिख सकते हैं। आप चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको दूसरी तरह से लिखिए, चाहे आप टेंसाइल फोर्स के लिए लिखिए, चाहे आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्रेशन फोर्स के लिए लिख सकते हैं। इसको आप इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0.36 FCK इंटू XU, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, ये तो होगा किसके लिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब बात करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए। अब बैलेंस सेक्शन क्या होगा, XU बराबर XU मैक्स या फिर PT बराबर PT मैक्स, ये दोनों में से कोई भी एक फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, MU लिमिट कितना हो जाएगा, ये हमारा 0.36 FCK XU मैक्स डिवाइड में D और इनटू क्या हो जाएगा, लीवर आर्म 1 माइनस 0.42 XU मैक्स, क्या XU मैक्स अपॉन में D इंटू लिख सकते हैं इसको PD का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इतने को मान लेते हैं हम R, लेट 0.36 FCK XU मैक्स अपॉन में D इंटू 1 माइनस 0.42 XU मैक्स अपॉन में D इक्वल टू R। तो हमारा क्या हो जाएगा, MU लिमिट वाला क्या हो जाएगा, RBD स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, RBD स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको RU लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, R लिख सकते हैं।
आर क्या होता है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, ठीक है, सीमांत प्रतिरोध आघूर्ण गुणक, ठीक है, ये हो गया बैलेंस सेक्शन के लिए। सेम ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होगा, XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, XU हमारा बड़ा होगा। इस किसके लिए क्या करते हैं हम, प्रयोग ही नहीं करते हैं इस सेक्शन के लिए, क्या करते हैं, जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, चूँकि इसके लिए हम डिजाइन नहीं करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया गया, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम डिजाइन नहीं करते, चूँकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है हमारा, बहुत ही खतरनाक हो जाता है, वहाँ पे कंक्रीट पहले फेल कर जाएगा, तो वहाँ पे इंडिकेशन हमको नहीं मिलेगा, और जो हमारा स्ट्रक्चर वो फेल कर जाएगा, इसलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हम डिजाइन नहीं करते। तो ये ओवरऑल रहा आप सभी का किसके बारे में, लिमिट स्टेट के बारे में, जो आप सभी का लिमिट स्टेट आप सभी का चैप्टर है उसके बारे में रहा। हमने सोचा था इसी वीडियो में आप सभी का जो शियर स्ट्रेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ है, वो शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ भी खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा, तो स्टोरेज थोड़ा कम हो फ़ोन में हमारे, इसलिए नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है, चीज़ें अगर आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी, ठीक है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, 50 मिनट 51 मिनट होने वाला है, ठीक है, तो इसीलिए आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शियर डेवलपमेंट लेंथ पूरा कवर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम दोनों एक ही साथ हो जाएगा, उसके बाद स्लैब हो जाएगा दोनों, ठीक है, उसके बाद फिर आप सभी का लास्ट का जो चैप्टर है टेंशन, प्रीशियस कंक्रीट, उसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगे, अगर समझ में आई हैं सारी चीज़ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो को देखिए, लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो पहुंच पाती है, इसीलिए वीडियो को लाइक करने के लिए कहा जाता है। हमें कोई बेनिफिट इससे नहीं होता है, आप सभी के दोस्तों को, आपको ही ज़्यादातर बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद, थैंक यू।